Hi friends, I welcome you all in the lecture number 1 of detailed discussion series on foreign exchange exposure and risk management. तो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स रहेगा एंड इस सीरीज में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके हर एक पार्ट को अच्छे से समझ के उसको एक्सप्लेनेशन के साथ में उसके बैकग्राउंड के साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे. बट वी विल कीप आर जो फोकस है वो एग्जाम फोकस रखेंगे डिस्कशन को. इंस्टेड ऑफ दुनिया भर की चीजें डिस्कस करने के बजाय आई वुड प्रेफर गोइंग विद द एग्जाम फोकस अप्रोच. ये जो सीरीज है, मतलब मैंने सीरीज कहा है, तो मैं ये इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग फुल वीडियो लाइक 20 घंटे का एक वीडियो अपलोड कर दो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, उससे ज़्यादा बेटर अप्रोच मुझे लगता है कि इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स आप देखें. सो आपने से 2 घंटे का लेक्चर देखा, 2 घंटे का लेक्चर देखने के बाद में यू विल सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट लेक्चर. सो आपका लेक्चर के साथ में एडिशनल प्रैक्टिस भी होते रहना चाहिए, तभी आप जब लेक्चर में या इस टॉपिक में आगे बढ़ोगे तो आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको ढंग से समझ में आएंगे. अगर आपने नॉन स्टॉप पूरा का पूरा कंटेंट कंज्यूम कर लिया तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स वीक रह गए और आप आगे बढ़ गए तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा और अननेसेसरी फियर क्रिएट हो जाएगा इस टॉपिक के रिलेटेड. ठीक है, ये टॉपिक ऑलरेडी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इसको सिंप्लीफाई करना मेरा काम है और आपको बस इतना सपोर्ट करना है कि वीडियो को शांति से देखना है एंड उसके बाद में क्वेश्चंस लगा लेने हैं. ठीक है, सो आज का ये इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बट सेकंड सेशन से यू विल हैव लाइक इनफ क्वेश्चंस टू सॉल्व. राइट, सो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे मैं अगले 2 या 3 महीने में क्या अपलोड करने वाला हूँ, क्या इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए. राइट, so first of all, my introduction. So my name is Shashank Pandey. I'm certified financial risk manager from GAP USA, and I also hold bachelor's degree in computer application. So मेरा passion जो है वो finance as well as programming दोनों में है, तो मैं programming भी पढ़ाता हूँ और finance भी पढ़ाता हूँ. So finance में जो मैं courses पढ़ाता हूँ वो है FRM. Obviously, I'm certified FRM, so I'm teaching FRM since 2017. So 2017 से पढ़ा रहा हूँ मैं. So फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, उसके साथ में सी एफ ए लेवल 1 लेवल 2, लेवल 3 के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, एंड देन सी ए फाइनल एस एफ एम एंड सून सी ए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल्सो माई पैशन. सो वो भी मैं पढ़ाऊंगा. सी प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, तो दैट्स अ कंडीशन. सो मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा, बट वही है टाइम जब मिलेगा तब पढ़ाऊंगा, अभी पॉसिबल नहीं. ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन एंड इसके साथ में लाइक ये हो गया फाइनेंस के कोर्सेज जो मैं पढ़ाता हूँ एंड साथ में मैं प्रोग्रामिंग भी पढ़ाता हूँ. सो प्रोग्रामिंग इन स्पेसिफिकली लैंग्वेजेस जो है प्रोग्रामिंग की, आर एंड पाइथन, एंड स्पेसिफिकली फॉर डेटा साइंस, फाइनेंस रिलेटेड डेटा साइंस एज वेल एज फॉर द मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के लिए जो प्रोग्रामिंग होती है, सो वो सब मैं पढ़ाता हूँ. ये फाइनेंस जो कोर फाइनेंस में काम करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में, सो उनके लिए प्रोग्रामिंग वगैरह रिक्वायर्ड होती है. मतलब सिर्फ एक्सेल आने से वहाँ काम नहीं चलता, तो वहाँ प्रोग्रामिंग भी रिक्वायर्ड रहती है. ठीक है, सो दिस इज माई इंट्रोडक्शन, लाइक बेसिक सिंपल एकदम, बहुत अपना बखान गाने से ज़्यादा बेटर है कि मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ. राइट, सो एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हम लोग यूट्यूब पे क्या क्या अवेलेबल कराने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग दिस डिटेल्ड सीरीज विथ फॉरेक्स एंड इसी के साथ में मैं साइमल्टेनियसली चलाऊंगा ऑन डेली बेसिस. आई विल ट्राई टू अपलोड एवरीथिंग ऑन द डेली बेसिस, बट अगर डेली बेसिस नहीं भी हुआ तो अल्टरनेट चलेगा. फॉरेक्स के साथ में ही साइमल्टेनियसली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आपके करिकुलम के, सो वो रहेंगे. ठीक, ये सीरीज खत्म होने के बाद में, फॉरेक्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खत्म होने के बाद में आई विल स्टार्ट डेरिवेटिव्स. ठीक है, एंड देन अगर आपका प्यार अच्छा मिला, ठीक है, आपने बहुत अच्छा इसको लाइक प्यार दिया लेक्चर्स को, सीरीज को, तो देन आई विल ऑल्सो अपलोड रिमेनिंग जो कंटेंट होता है. बट दैट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन यू कि आप मेक श्योर करो कि आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, मेक श्योर करो कि आप सब्सक्राइब करो, दैट गिव्स मी मोटिवेशन. सो ये देखो, ये जो है ना, ये नया चैनल खुला हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम. ठीक है, तो मुझे क्या सूझी पता नहीं. आई ऑलरेडी हैव चैनल फैल्कन एडिफिन के नाम से, जो बहुत टाइम से मैं चला रहा हूँ, बट ये मैंने एकदम ही फ्रेश फ्रेश चालू किया हुआ है. एंड डेफिनेटली अगर मुझे यहाँ पे व्यूअर्स ज़्यादा मिलेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन रहेगा पढ़ाने का. राइट, एंड आपको कोई पे थोड़ी करना है अभी फिलहाल. राइट, सो आपको पे नहीं करना है, तो आप शांति से देखो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो वीडियोस को, सो दैट विल गिव मी मोटिवेशन एंड थोड़ा मैं स्पीड अप भी कर पाऊंगा फिर आपके लिए. ठीक है, चलो, तो आज का हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं.
ओके, ये था ना अभी मैं जो अपलोड करने वाला हूँ, इसके ऑलरेडी पहले भी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, तो ये डिटेल्ड सीरीज है, मैं फास्ट ट्रैक सभी के अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। और थियरी वीडियोस हमेशा के लिए आपके लिए अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। फास्ट ट्रैक शायद डेरिवेटिव्स का कंप्लीट हो चुका है, और आपका जो सिक्योरिटीज वैल्यूएशन है उसका भी फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, ठीक है। रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस, राइट। चलो, सो टॉपिक का हम लोग ये डिस्कशन शुरू करते हैं, हमारा जो एक्चुअल डिस्कशन है, विच इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, तो जैसा रिवाज होता है किसी भी टॉपिक को शुरू करने का, या मेरा जो अपना तरीका है उस तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक का जो नाम दिया हुआ है उस नाम को समझेंगे, and फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ों को बिल्ड करते हुए चलेंगे। सो ये आज का जो पहला सेशन रहेगा ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, जहाँ पे भी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है बस उतने ही डिस्कस करने हैं। एंड देन लेक्चर 2 से आपका एक्चुअल क्वेश्चन लेवल जो डिस्कशन है वो शुरू होगा। बट ये जो सेशन है ना, इसमें मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको, जो ट्रिक्स समझने के बाद में आपको जिंदगी में ये फॉरेक्स का टॉपिक हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। चल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉपिक है ये बनता है, इसका जो नाम है वो बनता है फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट से, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पहली टर्म को समझते हैं, देन दूसरी टर्म को भी समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट का क्या यूज है यहाँ पे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, माई क्वालिफिकेशन या प्रोफेशन इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सो दिस इज माई डोमेन जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेन एक्सचेंज। इमेजिन करो आप इंडिया में हो एंड यू आर प्लानिंग टू विजिट यूएसए, ठीक है। सो आपको इंडिया से जाना है यूएसए में, आप टूर के लिए जा रहे हो, एंजॉय करना है आपको, मज़े करने हैं। आपकी सीए फाइनल की एग्ज़ाम खत्म हो गई है और हॉलीडे कहाँ किए जाए, तो आपको लगा कि चलो यूएसए चलते हैं, बढ़िया नायग्रा फॉल्स वगैरह देखेंगे और बढ़िया पार्टी वार्टी करेंगे वहाँ पे, राइट। तो ये आपका प्लान है। सो यू स्टार्टेड विथ लाइक आपके पास में बढ़िया सा कैश है, ठीक है, से 10 लाख रुपए है आपके पास में, और आप चाहते हो कि ये 10 लाख रुपए पूरा स्पेंड करो आप यूएसए में जाके। तो आपने क्या किया, आप पहुंच गए यूएसए डायरेक्टली। आपने 10 लाख रुपए अपने जेब में रखे और सोचा कि यार बढ़िया से बिल्कुल ये खर्चा करेंगे एंड मज़े करेंगे वहाँ पे। आप पहुंच गए यूएसए में, आपने होटल में चेक इन करने के लिए ट्राई किया, चेक इन करने के लिए रिसेप्शन पे पहुंचे, और रिसेप्शन पे आपने बताया कि मुझे सबसे बढ़िया वाला रूम देना और उस बढ़िया वाले रूम की मुझे कीमत बताओ। तो उसने आपको जो भी कीमत बताई, आपने बोला कि चलो यार मैं तेरे को एडवांस में ना 1 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है। वो जिस नज़रों से देखेगा ना आपको, तो थोड़ा फील करके देखो कि बोले ये क्या है, मतलब ये रुपए, मतलब क्या करना क्या है मुझे इसका, ठीक है। वो दिक्कत क्या हो रही है पता है आपको, कि उसको रुपए नहीं समझते, बराबर है। अब वो रुपए अगर आप देना चाहो उसको तो वो लेगा नहीं, क्योंकि उसकी लोकल करेंसी नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कोई लोग बोलते हैं ना कि इलीगल वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। आप यूएस में जाके किसी को अगर पेमेंट रुपीज में करो तो उसमें कोई इलीगल नहीं है, दैट इज लीगल। बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पे जो आपको पेमेंट्स करने हैं वो पेमेंट्स, इट इज नॉट प्रैक्टिकल या पॉसिबल कि आप वो पेमेंट कर पाओ, क्योंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग उस टाइप की नहीं होगी, ठीक है। सिंपली लॉजिक यही है, देखो मैं पे कर रहा हूँ, आप पे रिसीव करने को तैयार हो, तो घूम फिर के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको डॉलर में दूं या कैलकुलेटर में दूं या रुपए में दूं, है ना। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर तैयार हो मेरे से पेमेंट किसी भी मोड में लेने के लिए तो इट इज ओके। बट वहां पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको रुपीज के बारे में आइडिया नहीं, ही डजंट इवन अंडरस्टैंड कि यार मतलब कितना लेना है। अब वो कोई वहां पे बैठ के कैलकुलेट नहीं करते बैठेगा कि उसको कितने रुपए आपसे लेने चाहिए। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब आपकी करेंसी वहां चल नहीं रही है, तो आपको क्या चाहिए वहां पे यूज करने के लिए, आपको चाहिए डॉलर्स, ठीक। आपको चाहिए डॉलर्स। तो आपके किसी दोस्त ने आपको बताया या आपने मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने आपको बताया कि देखो जब आप जाओगे एयरपोर्ट पे तो वहां पे करेंसी एक्सचेंज करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप एयरपोर्ट से निकल रहे हो एंड एयरपोर्ट से निकलते वक्त आपने क्या किया, आप गए करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, उसे करेंसी डीलर कहते हैं। और आपने कहा कि सी मुझे जाना है यूएसए एंड मैं आपको दूंगा 10 लाख रुपए और उसके बदले में आप मुझे दोगे डॉलर्स। ठीक, अभी पता नहीं ना डॉलर कितने हैं, ठीक है। और ये कौन करेगा आपके लिए, ये जो कोई भी मर्चेंट होता है या डीलर होता है जिसको करेंसी डीलर कहते हैं, वो डीलर आपके लिए करके देगा। तो आप डीलर को रुपए दोगे और रुपए के अगेंस्ट में वो आपको डॉलर्स का पेमेंट कर देगा। अब आप ये डॉलर लेके यूएस में जाओगे और वहां पे फिर बढ़िया से डॉलर में पेमेंट करोगे और अपना मोबाइल में कैलकुलेटर निकालोगे और हर बार कैलकुलेट करके देखोगे कि कितना खर्चा हो गया। ठीक है, क्योंकि अब डॉलर 10-100 डॉलर दिए तो 100 डॉलर का निकालना पड़ेगा ना, 8,000 हो गया करके। ठीक है, सो ये सिनारियो रहेगा। ठीक, चलो। सो अब देखते हैं कि डीलर आपको डॉलर में कितना पेमेंट करेगा। सो डीलर आपको बता रहा है, डीलर ने आपको इन्फॉर्म किया कि करंटली जो रेट चल रहा है वो है $1 का रेट इज इक्वल टू ₹80। ये उसने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको डॉलर्स कितने मिलेंगे। सिंपल, सोच के देखो कितने डॉलर्स मिलेंगे अगर आप उसको 10 लाख रुपए देते हो, आप एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, सो आपने 10 लाख रुपए दिए और आपको अभी डॉलर्स चाहिए उसके अगेंस्ट में। सो सिंपली टेक योर 10 लाख रुपीज एंड डिवाइडेड बाय रेट, और ये आंसर आता है 10 लाख डिवाइडेड बाय 80, नॉट 8, $12,500। सो यू विल गेट $12,500। तो आपने एक्सचेंज करा है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने करेंसी को एक्सचेंज करा है। तो आपने रुपीज दिया, रुपीज भी एक करेंसी है, और आपने डॉलर लिया, डॉलर भी एक करेंसी है। एंड ये आपने फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज किया हुआ है, इसलिए नाम बना फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन करेंसी है और आप एक्सचेंज करते हो, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज। बहुत ही बेसिक मीनिंग, बहुत ही सिंपल। अब आपके पास में डॉलर आ गए, आप पहुंच गए यूएसए में, यूएसए में आपने खर्चा किया। और ऐसा तो होगा नहीं ना कि पूरे 12,500 खर्चा करके आ जाओगे, थोड़े बहुत तो बचा के लाओगे। ठीक है, सो आपने 12,500 यहाँ पे लेके गए और आपके मान लो खर्चा हुए सिर्फ $10,000। ठीक, तो आपके पास कितना बच गया, 2,500। तो फिर आप यहाँ से वापस पहुंचे अपने घर, घर नहीं, एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे वही करेंसी डीलर वाला आपको मिल गया। फिर आपने उसके पास में गए और बताया उसको कि यार देख, मेरे पास में $2,500 है, तो ये $2,500 दो, क्योंकि है ना इंडिया में मैं डॉलर यूज़ नहीं कर पाऊंगा तो मुझे तो रुपया लगेगा, तो इसके अगेंस्ट में मुझे रुपीज़ चाहिए। तो आप अब उसको रुपीज़ मांग रहे हो। सो सिमिलर सिनारियो। अरे यार, जस्ट अ सेकेंड, एप्लीकेशन क्रैश हो चुका है। और मुझे लग रहा है वो पूरा ही क्रैश हो गया। बहुत ही बढ़िया, खुल भी नहीं रहा है। ठीक है, जस्ट सेकेंड, मैं एक अल्टरनेट एप्लीकेशन खोल लेता हूँ। चलो, तो हमने एग्जाम्पल में क्या चल रहा था हमारे, ये यूएसए है और आपके पास में 2,500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना आपके पास में बच गया और आप आ गए इंडिया में। ठीक, ये $2,500 लेके, तो आप अगेन फिर से डीलर के पास में पहुंचे और आपने डीलर को बोला कि ये ले भाई 2,500,
और मुझे वापस कर मेरे रुपए। तो अब डीलर के पास में आप गए और आप पहुंचे, आप पूरा एक महीना एंजॉय किए यहाँ पे, 1 मंथ का पूरा आपने टाइम स्पेंड किया, एंड इसके बाद में आप वापस आ रहे हो। सो एक महीने बाद में ऑब्वियसली रेट चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज का जो रेट है, जिस रेट पे आपको आपका रुपया वापस मिलेगा वो चेंज हो जाएगा। तो आपने डीलर को जब पूछा तो डीलर ने आपको बताया कि सी अभी जो रेट चल रहा है, दैट रेट इज $1 इज इक्वल टू से ₹75। ठीक है, तो मतलब आपको कितना रुपया मिलेगा वापस? आपको मिलेगा 2500 मल्टीप्लाइड बाय 75, which is approximately 1,87,500। सो इतना आपको रुपया मिल गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत इसमें कोई किचकिच है नहीं, है ना। तो ये रुपया आपने लिया और अब आप यहाँ पे आईफोन खरीदना है, बाकी और कुछ करना है, मैकबुक खरीदना है, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, जो भी आपकी इच्छा है वैसा आप खरीद सकते हो। सो अगेन आपने फिर से एक बार करेंसी को एक्सचेंज किया। अगर आप ऑब्जर्व करो तो इनिशियली जब आपने करेंसी एक्सचेंज की थी विथ रुपीज एंड डॉलर, मतलब आपने रुपए दिए थे और डॉलर लिए थे एक महीना पहले, तो आपको जो रेट मिला था वो था 80 का। लेकिन आज जो आपको रेट मिल रहा है, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएट हो चुकी है, करेंसी के रेट में फ्लक्चुएशन आते रहता है, सो आज जो आपको रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 75। तो उसकी वजह से आपको मिले 1,87,500 रुपीज। एक बार के लिए अगर हम लोग ये मान ले कि अगर ये रेट चेंज नहीं हुआ रहता, ये रेट कंसिस्टेंटली 80 ही रहा रहता एक महीने बाद जब आप वापिस आए हो इंडिया में, तो आपको कितना मिलता? $2,500 आप यूएसए से इंडिया में लेके आए हो, और मान लो अज्यूम करो कि 80 का रेट चल रहा है, तो फिर आपको मिलता 25 मल्टीप्लाइड बाय 80 विच इज 2 लाख। मतलब आपकी जेब में 2 लाख रुपए हो सकते थे, लेकिन आपकी जेब में अभी है 1,87,000। ठीक है, 1,87,000 नुकसान हो गया, है ना। सो ये जो नुकसान होता है ना, ये जो नुकसान होता है, ये नुकसान पता है क्या है? ये है लॉस ऑन करेंसी फ्लक्चुएशन। वैसे ही प्रॉफिट भी हो सकता था। मान लो अगर रेट 85 चले जाता, अगेन अज्यूम करते हैं कि ये जो रेट है, ये जो 80 है, ये 80 की जगह पे 85 चले जाता, तो फिर आपको कितने मिलते हैं? 2500, 2,12,500। ठीक, तो रेट अगर आपके फेवर में बढ़ा तो आपको बेनिफिट होगा, आपके अगेंस्ट में गया तो आपको लॉस होगा। फेवर में क्या होता है, अगेंस्ट में क्या होता है, ये बात का डिस्कशन है, अभी इन सब चीजों में नहीं उलझना है। ठीक है, लेकिन क्या आप देख सकते हो कि जैसे जैसे रेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपको फायदा या नुकसान होते जा रहा है ना। सो दिस इज अगेन द रिस्क विच इज कमिंग फ्रॉम द करेंसी फ्लक्चुएशन, करेंसी का रेट का फ्लक्चुएशन। सो ये जो रेट फ्लक्चुएट होता है, चेंज होते रहता है, उससे एक रिस्क जनरेट होती है, और उस रिस्क को मैनेज करना इज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। तो इसको हमें मैनेज करना है। तो ये तो आपके पर्सनल लेवल पे था, पर्सनल लेवल पे एज इन कि आप एज एन इंडिविजुअल सब ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, तो इसमें कोई पर्सनल लेवल का कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब पर्सनल लेवल पे इतनी रिस्क मैनेज करना कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन मान लो आपकी एक कंपनी है, या आप एक कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर हो, और कंपनी ने लाइक जिनके करोड़ों के डॉलर के ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, उनके लिए तो आपको फिर रिस्क मैनेज करनी पड़ेगी। आपको उस कंपनी को इस करेंसी के फ्लक्चुएशन से होने वाले लॉसेस को बचाने की जो प्रोसेस है, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको अपने रियल लाइफ में प्ले करना है, या आपके रियल लाइफ में आपको यूज करना है। ठीक है, अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब मैं मेरा एग्जाम्पल भी लेके चलता हूँ। ठीक है, सो देखो मुझे कैसे एज एन इंडिविजुअल, ये एग्जाम्पल मतलब अज्यूम वाला नहीं है, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो मेरी इंटरनेशनल क्लासेस जाती है, जो यूएसए या बाकी अदर कंट्री से स्टूडेंट्स खरीदते हैं, सो द प्राइसिंग इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब डिपेंड करता है, $39 से लेके $550 तक के ये प्राइसिंग रेंज है। ठीक है, अब ऐसा है कि मान लो आज किसी ने डे 1 पे किसी ने अगर क्लास परचेस किया हुआ, वी विल अज्यूम दिस कि
फुल विद प्रोग्रामिंग वगैरह वाला पैकेज लिया हुआ है, विच इज फॉर द $550। अगर उसने आज पेमेंट किया, मतलब आज उसने परचेज किया, तो मुझे पैसा आज नहीं मिलता, मुझे पैसा मिलता है 9 दिन बाद। ठीक है, ठीक, चलो, तो मुझे मिलेगा डे 10 पे। 9 दिन बाद का मतलब क्या हुआ, डे 1 से शुरू हुआ ना, तो 9 दिन बाद जो होता है वो डे 10th होता है, 10th डे को मुझे ये पैसा मिलता है। अब मान लो कि ये पर्टिकुलर दिन, हम लोग दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि ये पर्टिकुलर डे पे $1 और $1 की प्राइस चल रही थी से 70, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 80। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे आके $1 की प्राइस हो गई है 80, या एग्जाम्पल के लिए $1 की प्राइस हो गई है 90। ठीक, यहाँ पे सिंपली 70 रखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके नहीं चलते हैं, जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर डिस्कशन। ठीक है, मतलब किया जा सकता है कॉम्प्लिकेट, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। मतलब $1 के अगेंस्ट में 80 रुपए मिलेंगे, या 80 रुपए के अगेंस्ट में $1 मिलेगा। ठीक है, मान लो अगर मुझे पैसा आज ही डे 1 पे ही मिल जाता, तो, और मुझे थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यूज चेंज करने दो, थोड़ा फील आएगा ज़्यादा अच्छा। ठीक है, अगर मुझे आज ही पैसा मिल जाता, तो मुझे कितना मिल रहा था, सिंपली 80 मल्टीप्लाइड बाय $550, विच इज़ 44,000। ठीक, और ये पैसा मुझे मिल गया 44,000। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये 9 दिन मिलता नहीं है, और 9 दिनों में करेंसी फ्लक्चुएट होगी, और करेंसी ऊपर भी जा सकती है, मतलब प्राइस जो है डॉलर का वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, सब समझाऊंगा, एकदम शांति रखो आप। ठीक है, चलो, सो 550 मल्टीप्लाइड बाय, मान लो अगर करेंसी होती है 70 की, तो मुझे मिलेगा 38,500, और अगर मान लो करेंसी होती है 90 की, मतलब डॉलर का रेट हो गया 90, तो फिर मुझे मिलेगा 49,500। ठीक है, सो कैन यू सी, लाइक मुझे आज 44 मिल रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन, यार मुझे तो रुपए से मतलब है ना। ठीक है, मैंने प्राइस भले ही $550 डाल दिया, लेकिन मुझे तो रुपए से मतलब है, तो यार मुझे ना 38,500 भी मिल सकता है, और 49,500 भी मिल सकता है। बहुत दिक्कत वाली बात है। मतलब अगर ये 44,000 जो आज ही मिल सकता था, उसकी जगह पर अगर ये 38,500 हो गया, तो मेरा तो खड़े खड़े नुकसान हो गया, राइट। अगर ये बढ़ गया तो मेरा फायदा हो गया, राइट। सो सिंपल है। ठीक है, सो देख पा रहे हो कि कैसे एक बिजनेस में, बिकॉज आई एम एक्सपोर्टर, मैं सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बाहर वाले स्टूडेंट्स को, इंडिया के बाहर वाले स्टूडेंट्स को एजुकेशनल सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सो मेरे लिए भी करेंसी फ्लक्चुएशन की रिस्क जनरेट होती है। तो इसलिए अगर मुझे ये रिस्क बियर नहीं करना है, देखो ये रिस्क जो है ना, हमेशा याद रखना, रिस्क अपने साथ में रिवॉर्ड्स लेके आती है। तो मैं अगर ये रिस्क लेने को तैयार हूं, अगर मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं, तो ये एक पॉसिबिलिटी भी तो है रिवॉर्ड की। ऐसा भी हो सकता है ना, मेरे फेवर में रेट चेंज हो जाए तो मुझे ज्यादा पैसा मिले। ऐसा भी हो सकता है कि अगेंस्ट में जाए तो मुझे कम पैसा मिले। तो अगर मैं रिस्क लेता हूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड। अगर मैं रिस्क नहीं लेता हूं तो मुझे रिवॉर्ड भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए कोई रिस्क भी नहीं हुई, और मैंने आज ही करेंसी रिसीव कर ली। तो इसका एक और तरीका क्या होता है कि जो मर्चेंट है, जो पैसा कलेक्ट कर रहा है, वो इमीडिएटली उसको कन्वर्ट करा ले उसी दिन। ठीक है, और मुझे 9 दिन बाद में उसके पास में अब रुपया हो गया, मेरा मेरा कन्वर्शन जो है, डॉलर टू रुपीज कन्वर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है ऑन डे 1 इटसेल्फ। एंड भले ही वो मुझे पेमेंट जो है वो 9 दिन बाद में करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इस केस में मुझे कोई करेंसी एक्सचेंज की कोई भी रिस्क नहीं रहेगी, अगर कन्वर्शन हो गया है तो। समझ रहे हो, कन्वर्शन हो गया है तो मुझे कोई रिस्क नहीं है, लेकिन कन्वर्शन नहीं हुआ तो मुझे रिस्क है। ठीक है, चलो, सो आई होप यू गॉट द आइडिया, बेसिक आइडिया कि रिस्क कैसे जनरेट हो रहा है। अब यहां पे एक चीज समझ के चलते हैं। आप ये रेट्स देख रहे हो, $1 इज इक्वल टू ₹70। देन हमने सिनारियो लिया, 80 था, हमने सिनारियो लिया वो 70 हो गया है, और दूसरा सिनारियो लिया केस 1, केस 2, और दूसरा सिनारियो लिया कि रेट जो है वो 80 हो गया। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं करेंसी की वैल्यू बढ़ना या घटना क्या होता है। ठीक है,
जो करेंसी आपको यहाँ पे 1 यूनिट में दिख रही है, $1 दिख रहा है, $1, $1, $1, $1, ये डॉलर की जगह पे आम बोलो। क्या बोलना है? आम, मैंगो, आम। $1 भूल जाओ, मैंगो। एक आम की कीमत थी 80 रुपए। एक महीने बाद में, या अभी हमने 10 दिन वाला एग्जाम्पल लिया था, 10 दिन बाद में मैंगो की कीमत हो गई 70 रुपए, या मैंगो की कीमत हो गई 90 रुपए, 80 रुपए। ठीक है, नहीं ना यार, 90 था ना, हाँ, 90 रुपीज। सी हियर, मैंगो 80 का था, मैंगो की कीमत 70 हो गई, और मैंगो की कीमत 90 हो गई। समझ पा रहे हो? मैंगो महंगा हुआ या सस्ता हुआ? यहां पे मैंगो की जो वैल्यू है या प्राइस है वो डिक्लाइन कर गई, ठीक है, एंड यहां पे इंक्रीज कर गई। ठीक है, सो इंक्लाइन एंड डिक्लाइन भी बोल सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज भी बोल सकते हो। सो मैंगो की कीमत बढ़ गई अगर वो 90 का हुआ, मैंगो की कीमत घट गई अगर वो 70 का हुआ। सिंपल है, बेस प्राइस हमने 80 लेके चल रहे हैं। अब यहां पे फिर से मैंगो की जगह पे डॉलर बोलना शुरू कर दो कि $1 मैंगो बन गया। $1 की कीमत है 80, डॉलर की कीमत अगर 70 हो गई तो डॉलर सस्ता हो गया, डॉलर की कीमत अगर 90 हो गई तो डॉलर महंगा हो गया। किसके अगेंस्ट में? रुपए के अगेंस्ट में। ये आपको याद रखना है, रुपए के अगेंस्ट में वो महंगा हुआ। सो ये हो गया पहला तरीका बोलने का, ये हो गया पहला तरीका बोलने का। इफ यू कीप मैंगो और डॉलर, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली चेंज करूंगा, पूरे जो पहले 3 सेशन रहेंगे उसमें मुझे बार बार डॉलर को मैंगो बोलते हुए सुनेंगे, सो दैट आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाए कि जब भी सोचना है एक करेंसी को, जो भी करेंसी 1 में लिखी हुई है, उसको आपको सोचना कैसे? उसको सोचना है एज अ मैंगो। एक फ्रूट ले लो, पेन ले लो, जो आपको अच्छा लगता है, कैडबरी की चॉकलेट ले लो, जो लगे आपको वो ले सकते हो, बट 1 ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 1 को आप कमोडिटी से रिप्लेस करके क्वेश्चंस को बहुत इजी कर सकते हो, या कॉन्सेप्ट की समझने वाली प्रोसेस को बहुत इजी कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसी को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। पहले मुझे $1 को खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे थे, ठीक है। अब मैं वही डॉलर, 70 रुपए दे के खरीद सकता हूं, कम रुपया दे के वो डॉलर खरीद सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? शायद रुपए की वैल्यू बढ़ गई है, राइट? अगर रुपए की वैल्यू बढ़ गई है तो बढ़ी हुई वैल्यू से अगर मैं डॉलर को लेता हूं तो मुझे कम देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई है। मतलब ये जो 70 है, नाउ दिस इज इक्वल टू, दिस 70 इज इक्वल टू 80, जो कि ये 9 दिन पहले था। दिस इज 9 डेज बिफोर। ठीक है, 9 दिन पहले के 80 जितनी आज रुपए की वैल्यू हो गई है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो जब मैं ये बोल रहा हूं कि डॉलर की कीमत घट गई है, इसकी जगह पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि रुपए की कीमत बढ़ गई है। सो डॉलर की कीमत घटना एंड रुपए की कीमत बढ़ना, दोनों एक ही हुआ। अगर मैं ये सिनारियो कंसिडर करता हूं जहां पे मुझे $1 के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, 90 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो शायद रुपए की वैल्यू कम हो गई है, इसलिए मुझे ज्यादा रुपए दे के वही $1, यार डॉलर तो यही है ना, एक ही डॉलर तो मिल रहा है। ठीक है, पहले भी वही था, बाद में भी ये 70 के केस में भी वही है, 90 के केस में भी वही डॉलर है। ठीक है, तो डॉलर तो वही है, मुझे रुपया कम या ज्यादा देना पड़ रहा है। तो अगर मुझे रुपया ज्यादा देना पड़ा, मतलब शायद रुपए की वैल्यू घट गई है, इसलिए मुझे रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि करेंसी की प्राइस इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, लाइक दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक, तो आप जब भी देखें $1 में जो भी करेंसी, या 1 यूनिट में जो भी करेंसी लिखी हुई है, ये 1 यूनिट में $1 है ना, तो 1 यूनिट में जो करेंसी लिखी हुई है उसकी जो प्राइस है, जो भी आपको देना पड़ रहा है ज्यादा या कम, उसके हिसाब से प्राइस चेंज हो जाएगा। ये यूएस जो डॉलर है, डॉलर की जगह पे आप पाउंड भी ले सकते हो, ठीक है, या यूरो भी ले सकते हो, डिपेंड करता है जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। पाउंड ले लो, यूरो ले लो, एवरीथिंग वर्क्स। सो उसके हिसाब से डिस्कशन चेंज हो जाएंगे, बट ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग फिर से एक बार हमारे पुराने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, वही जो मैं क्लासेस वाला मेरा अपना एग्जाम्पल लिया था मैंने, क्योंकि मुझे इस एग्जाम्पल के लिए जो समझाना है उसके लिए एक एक्सपोर्टर या इंपोर्टर का एग्जाम्पल लगेगा, तो मैं अपना एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एक्सपोर्टर की बात है, सर्विस एक्सपोर्टर है एंड एजुकेशनल सर्विसेज जा रही है।
ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो ये है डे 1 एंड यहाँ पे मैं 2 सिनेरियो लेके चलता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो प्रोडक्ट की प्राइस रखी हुई है से $550 और दूसरे सिनारियो में मैंने प्रोडक्ट की प्राइस रखी हुई है ₹40,000। ठीक है, मतलब अगर कोई यूएसए से भी खरीद रहा है, किसी भी कंट्री से खरीद रहा है मेरा प्रोडक्ट, तो पहले सिनारियो में वो मुझे $550 पे कर रहा है, तो मेरे पास में डॉलर आया। एंड देन जो हमने पहले वाले केस में देखा था, अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि डिपेंडिंग ऑन डॉलर का रेट क्या होगा उसके हिसाब से मुझे रुपया मिलेगा। गॉट इट? ठीक है, अब दूसरा सिनारियो देखते हैं। दूसरे सिनारियो में क्या हो रहा है, मैं ले ही 40,000 कि भैया मेरा प्रोडक्ट है 40,000 का, यू हैव टू पे मी 40,000 नाउ। वो तो तेरा देख, तेरे को डॉलर में पे करना है, दिनार में पे करना है, पाउंड में पे करना है या यूरो में पे करना है, मुझे उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि 40,000 मुझे अभी चाहिए और ये 40,000 मुझे 9 डेज बाद मिलेगा। ये मुझे 9 डेज बाद मिलेगा। ठीक है, तो 9 दिन बाद में अगर बिलिंग करेंसी रुपीज है तो मुझे रुपया ही मिल रहा है। अगर मेरी करेंसी रुपीज है तो मुझे रुपया ही मिल रहा है। अगर मेरी करेंसी डॉलर है तो डिपेंडिंग ऑन सिनारियो कि डॉलर का रेट 9 दिन बाद में क्या चल रहा है, अगर मान लेते हैं एक बार फिर से वही 70 और डॉलर का रेट यहाँ पे मान लेते हैं 90, ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे कितना कितना मिलेगा, 70 मल्टीप्लाइड बाय 550, 38 और मल्टीप्लाइड बाय 49,500। ठीक है, इसको बोल देते हैं केस 1, इसको बोल देते हैं केस 2। अब केस 1 में ऑब्जर्व करो, केस 1 की केस में, मतलब केस 1 में 9 दिन बाद में मुझे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने जो चार्ज किया, मैंने जो पैसा लिया वो डॉलर में लिया हुआ है। ठीक, ऑन दी अदर हैंड अगर आप केस 2 का एग्जांपल लो या केस 2 को अगर ऑब्जर्व करो तो मुझे 40,000 एंड 40,000 देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि मुझे आगे वाले ने जब पे किया तो डॉलर नहीं पे किया, मुझे डायरेक्टली 40,000 ही पे किया। स्टूडेंट वही है, स्टूडेंट यूएस में ही बैठा हुआ है, लेकिन मुझे उसने 40,000 पे किया। या सेकंड ऑप्शन में उसने मुझे 550 पे किया, मतलब $550 पे किया। ठीक है, अब इस केस को ऑब्जर्व करने के बाद में क्या समझ में आता है, यहां पे मेरे पास में करेंसी रिस्क, करेंसी एक्सपोजर रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करता है केस 1 में, बट देयर इज नो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अवेलेबल इन केस 2। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर। अगर मैं इंडिया में बैठ के फॉरेन करेंसी में एक्सपोजर लेता हूं, मतलब मेरे पास में ये रिसीवेबल हो गया, मेरा $550 मुझे रिसीव होना है, तो अगर मेरा एक्सपोजर फॉरेन करेंसी को है, कोई भी फॉरेन करेंसी हो सकती है, अगर मेरा एक्सपोजर फॉरेन करेंसी में है तो मुझे रिस्क रहेगा। अगर मुझे एक्सपोजर नहीं है, केस 2 में तो क्या रुपया ही आ गया ना मेरे पास में, तो आई एम नॉट एक्सपोज टू फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन। क्यों? क्योंकि मेरे पास में डॉलर है ही नहीं, डॉलर होगा ही नहीं तो रिस्क कहां से आएगा? अगर डॉलर होगा तो रिस्क आएगा, अगर डॉलर नहीं होगा तो रिस्क नहीं आएगा। डॉलर होना दोनों फॉर्म में हो सकता है, या तो आपकी जेब में आ चुका है, मतलब आपके पास में वो डॉलर आ चुका है तो भी उसको डॉलर होना बोलेंगे, या मान लो आपको रिसीवेबल है, वो कुछ दिनों बाद में मिलने वाला है, तो भी आपका एक्सपोजर आ गया, ईदर इन रिसीवेबल फॉर्म और यू ऑलरेडी ओन इट, यू ऑलरेडी हैव इट। तो जब तक कि आप उसको कन्वर्ट कर नहीं लेते उस पर्टिकुलर पीरियड तक के, यहां पे जैसे 9 दिन थे, 9 दिन के लिए एक्सपोजर है मेरे पास में। ऑन दी अदर हैंड जब मेरे पास में रुपया ही है तो मुझे कोई भी किसी भी टाइप का एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या है? सो रीजन इज बिलिंग करेंसी। बिलिंग करेंसी, बिलिंग करेंसी क्या हुई? तो पहली केस में मेरी बिलिंग करेंसी जो है वो है डॉलर, जो कि मेरी डोमेस्टिक करेंसी नहीं है। इंडिया में डोमेस्टिक करेंसी मेरी रुपीज हो गई, तो वो मेरी करेंसी है नहीं।
ऑन द अदर हैंड अगर हम यहां पे देखें तो ये मेरी होम करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी ही बिलिंग करेंसी है। अगर मैं बिल कर रहा हूं अपनी होम करेंसी में, अगर मैं बिल कर रहा हूं अपनी होम करेंसी में, देन आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एक्सपोजर, एनी टाइप ऑफ रिस्क। ठीक, अगर मैं बिल कर रहा हूं फॉरेन करेंसी में, देन आई हैव एक्सपोजर, देन आई हैव रिस्क। सिंपल। तो रिस्क कब आएगा? अगर बिलिंग करेंसी होम करेंसी है, होम करेंसी मतलब जिस कंट्री में आप हो उसी की करेंसी, होम करेंसी अगर है तो देन देयर इज नो रिस्क। पूरा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में जितना भी डिस्कशन पढ़ने वाले उसमें से हमारा कोई भी मतलब किसी भी चीज से हमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारे किसी काम का नहीं। अगर आपकी बिलिंग करेंसी होम करेंसी होती है देन यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एक्सपोजर, you don't have to worry about any single thing straight away, like you can keep everything normal। लेकिन अगर हमारी करेंसी फॉरेन करेंसी है, बिलिंग करेंसी फॉरेन करेंसी है, तो हमारे पे रिस्क ही रिस्क है। और तब जाके ये चैप्टर हमारे काम का होता है। तो हमारे लिए ये पूरा डिस्कशन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट वाला तभी काम का है जब हमारी करेंसी जो हम चार्ज कर रहे हैं वो फॉरेन करेंसी है, हमारी बिलिंग करेंसी फॉरेन करेंसी है। या सेकेंड, आप जिसमें आगे वाले को पे कर रहे हो, आगे वाले को मतलब जो भी, ये तो एक्सपोर्टर का एग्जांपल हुआ जहां पे हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई चीज। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, और इंपोर्ट के केस में भी सेम लॉजिक अप्लीकेबल होगा। अगर ये यूएसए मान के चलते, यूएसए, और यहां पे हो आप इंडिया में, और आप इंपोर्ट कर रहे हो, और पहले केस में ले लेते हैं आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स वर्थ 10,000, और या आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स वर्थ 80,000। ठीक है, मैंने 80 का रेट ले लिया है। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 80, 8 लाख हो जाएगा, नॉट 80,000। ठीक है, अब यहां पे फोकस करो। अगर आपको, आप इंपोर्ट जो करा रहे हो वो $10,000 में है, तो आप ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद में पेमेंट करोगे। ठीक है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में इमीडिएट पेमेंट वाला नहीं चलता है, अनलेस इट इज सर्विस। अगर सर्विस है तो इमीडिएट हो जाएगा, बट जनरली अगर गुड्स है तो उसने बिल किया, वो आपके पास में गुड्स पहुंचेंगे 10 दिन बाद में, फिर आप उसका पेमेंट करोगे। सो वो सारी प्रोसेस इन्वॉल्व है। सो ये पर्टिकुलर केस में बिलिंग करेंसी जो है आपके अगर एंगल से डिस्कस किया जाए तो दिस इज फॉरेन करेंसी, तो आपको एक्सपोजर रहेगा। यहां पे एग्जांपल लेके चल सकते हैं। मान लो ये 70 की है या ये 90 की है, तो 70 के केस में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 7 लाख। अगर ये 90 की है तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 9 लाख। यार पेमेंट $10,000 का ही चल रहा है, आपने गुड्स इंपोर्ट किए 10,000 की, $10,000 की, बट वो पेमेंट जो है ना, या तो 7 लाख करना पड़ सकता है या 9 लाख करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन करेंसी फ्लक्चुएशन। ये क्यों हो रहा है? ये रिस्क जनरेट होगी। ये रिस्क जनरेट क्यों हुई? क्योंकि जो करेंसी थी, बिल की जो करेंसी थी, आप इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आप बिल दे रहे हो या ले रहे हो उसकी करेंसी अगर फॉरेन करेंसी तो आपको एक्सपोजर होगा। ठीक है, और फिर रिस्क मैनेजमेंट अप्लीकेबल होगा और पूरा का पूरा चैप्टर अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आगे वाले ने, यूएस में बैठे हुए बंदे ने, अगर आपको बिल किया हुआ है से 8 लाख कि ये है अमाउंट, 8 लाख का ही अमाउंट रहेगा, तो अब आप करेंसी का रेट कुछ भी हो, आपको मतलब है 8 लाख देने से। ठीक है, आपने 8 लाख रुपए दिए, आपका काम खत्म हो गया। आपको जरूरत नहीं है सोचने की कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है, वो 100 हो जाए, 50 हो जाए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड अब रिस्क या एक्सपोजर किसके लिए जनरेट हो गया? तो ये जो यूएस का जो एक्सपोर्टर था जिसने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, पूरा का पूरा रिस्क जनरेट हो गया उस इंसान के लिए या उस एक्सपोर्टर के लिए। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए ये करेंसी फॉरेन करेंसी हो गई। ये वाले केस में उसको कोई एक्सपोजर नहीं था। डॉलर, जब वो $10,000 का बिल आपको चार्ज कर रहा था तब उसको कोई भी एक्सपोजर नहीं था, नो एक्सपोजर, तो उसके लिए कोई करेंसी एक्सपोजर रिस्क नहीं थी। बट ऑन द अदर हैंड जब वो आपको चार्ज कर रहा है 8 लाख रुपए में, जब वो रुपए में चार्ज कर रहा है, तो ही इज एक्सपोज टू फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन रिस्क। ठीक है, सो ये आपको समझ के चलना है क्यों ऐसा। अगेन आप देख सकते हो कि मान लो आपने उसको 8 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। अब फिर से वही दो एग्जाम्पल, 70 और से 90, जो भी रेट चल रहा है उसके हिसाब से वो जब रुपए को कन्वर्ट कराएगा, 8 लाख रुपए को कन्वर्ट कराएगा। अब कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो याद रखना, जब आप डॉलर से रुपए निकाल रहे हो और आपको जो रेट दिया हुआ है वो ये रेट $1 to रुपीज दिया हुआ है,
तो ऑब्वियसली यू विल मल्टीप्लाई टू अराइव एट रुपीज। सिंपल सी बात है ना, $1 इज इक्वल टू, अगर 80 रुपए होता है तो $100 का मतलब कितना हुआ, 8,000, राइट। तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास में मैं आपको प्रोवाइड कर दूं कि 8 लाख है और रेट यही चल रहा है, ठीक है, तो इसका डॉलर में कन्वर्शन कितना होगा, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 80। उल्टा जा रहे हैं ना अभी हम, ठीक है। सो ये हो जाएगा $10,000। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं 70, सो 8 लाख का पेमेंट किया, यूएस वाला जो एक्सपोर्टर है वो 8 लाख को कन्वर्ट करा रहा है रुपीज में। सो पहले 70 से डिवाइड करते हैं, तो ही विल गेट $11,425.8। उसको ज़्यादा डॉलर मिल गए। अगर 90 हो जाता है रेट, अब उसको कितने मिलेंगे, 8 लाख डिवाइडेड बाय 90, तो उसको मिलेगा 8,000, इस केस में 8,888 कम पैसा मिला उसको, राइट। सो अब वो एक्सपोज्ड है करेंसी को लेके। ओके चलो, अब यहां पे हमने बहुत बार देख लिया कि $1 इज इक्वल टू ₹80। क्या इसको उल्टा नहीं कोट किया जा सकता, ₹1 इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स, तो आप आराम से बता सकते हो ₹1 इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स, तो यू हैव टू सिंपली डिवाइडेड बाय, आपको ये 80 यहां पे लेके चले जाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। सो सिंपली ऐसा होगा $1 डिवाइडेड बाय 80, और इसका जो भी आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 80, सो विच इज 0.0125, ठीक है। ये कितना हुआ, $1। किसका रेट निकला ये, ₹1 का। इस केस में रेट था $1 का, ठीक है। तो $1, एक आम मिल रहा है 80 रुपए में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेके चले तो वही आम वाला ही लेके चल सकते हैं, ठीक है। सो एक आम 80 रुपए में मिलता है, ठीक है, $1 80 रुपए में मिलता है। अब आप गए फ्रूट वाले के पास में और उसको बोला कि भैया मुझे ना $1 में कितना आम आएगा वो बताओ, तो वो बोलेगा कि ये ऐसा, ये आम है ना तुम्हारा, बहुत ही बेकार आम का शेप बना है, ठीक है, ये आम का ना इतू सा टुकड़ा तोड़ के दे दूंगा मैं तुमको, फ्रैक्शन दूंगा मैं आम का, फ्रैक्शन, ये देखो फ्रैक्शन दिख गया, फ्रैक्शन 0.0125। ऑब्वियसली फ्रूट वाला इतना कैलकुलेशन करके नहीं बताएगा, बट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जब आप $1 में कितना आम आएगा पूछोगे तो वो फ्रैक्शन आएगा, छोटा सा पोर्शन, जो कि आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूछोगे कि एक आम कितने में आएगा, तो यू विल गेट अ प्रॉपर प्राइस विच इज दिस, ठीक है। अब कौन सा तरीका सही है कोट करने का, तो दोनों ही तरीके सही है, तरीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस नाम अलग अलग है। जब कोटेशन ऐसा चलता है तो इसे कहते हैं डायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट, और जब कोटेशन ऐसा चलता है तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट कोट। अब मतलब क्या हुआ इसका, ऐसा चलता है ऐसा चलता है ऐसा लिख दिया मैंने, है ना। अब मतलब समझो, जब आप इंडिया में बैठ के, जब आप इंडिया में बैठ के कोट देख रहे हो जिसमें फॉरेन करेंसी 1 यूनिट में है, मतलब आपका एक आम जो है वो एक पूरा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इंडिया में अपने आप को रख के देखो, इमेजिन करो आपकी जेब में क्या है, आपकी जेब में रुपया, और आप सोच रहे हो मैं $1 में कितना डॉलर खरीद सकता हूं, मैं $1 कितने रुपए में खरीद सकता हूं, मैं एक आम कितने रुपए में खरीद सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरी जेब में रुपया है, मैं रुपया दे के डॉलर खरीद रहा हूं, मैं रुपया दे के डॉलर खरीद रहा हूं। तो अगर मैं रुपया दे के डॉलर खरीद रहा हूं तो ये मेरे लिए डायरेक्ट कोट हो गया, ठीक है। सो अगर मैं इंडिया में बैठ के 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, ये डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, पाउंड हो सकता है, या एनीथिंग, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, अगर मुझे कोटेशन ऐसा मिला हुआ है तो देन आई विल कॉल दैट कोटेशन, या वो कोटेशन जो होता है वो होता है डायरेक्ट कोट। अब यही यूएस वाले बंदे से के एंगल से इमेजिन करो, ठीक है, यूएसए के एंगल से इमेजिन करो, उसको ये कोट मिला हुआ है $1 इज इक्वल टू ₹80। अभी हमने क्या बोला,
आप यूएसए में बैठे हो, अमेरिकन हो आप, आपकी गर्लफ्रेंड भी अमेरिकन है, अगर आप लड़की हो तो आपका बॉयफ्रेंड भी अमेरिकन है ना। तो आप अमेरिका में बैठे हुए हो, आपको ये कोट मिला, ₹1 इज इक्वल टू, सॉरी, $1 इज इक्वल टू ₹80। आपके लिए आपकी होम करेंसी 1 यूनिट में कोटेड है एंड फॉरेन करेंसी नॉर्मल कोटेड है, राइट। होम करेंसी 1 में कोटेड है एंड फॉरेन करेंसी ₹80 में कोटेड है। तो ये आपके लिए हो गया इनडायरेक्ट कोट, ठीक है। मतलब ये कोट इंडिया में बैठे हुए के लिए डायरेक्ट कोट है, लेकिन यूएस में बैठे हुए इंसान के लिए इनडायरेक्ट कोट है। क्यों? क्योंकि उसके लिए फॉरेन करेंसी अगर 1 यूनिट में कोटेड होगी, फॉरेन करेंसी 1 यूनिट में कोटेड होगी तो उसे डायरेक्ट कोट कहेंगे। इंडिया में फॉरेन करेंसी हुई डॉलर, यूएस में फॉरेन करेंसी हुई रुपीज, तो रुपीज अगर 1 में कोटेड है तो डायरेक्ट कोट हुआ। अब यूएस वाले के एंगल से सोचो, यहां पे देखो, रुपीज उसके लिए फॉरेन करेंसी, उसके लिए फॉरेन करेंसी 1 यूनिट में कोटेड है, तो वो ये वाला जो कोट है ये इसके लिए डायरेक्ट कोट हो गया, ये फॉर्मेशन उसके लिए डायरेक्ट कोट हो गया। तो वो सोचेगा, अब रुपया उसके लिए आम हो गया, यूएस वाले बंदे के लिए रुपया आम हो गया, ₹1 एक आम, ठीक है। सो यार ₹1 कितने में मिलेगा, कितना डॉलर पे करना, तो 0.0125। सो डॉलर की जगह पे वो सेंट्स में बात करेगा। सो डॉलर का छोटा वर्जन जैसे अपने यहाँ पे रुपया पैसा, वैसे डॉलर सेंट्स, ठीक है। सो वो सेंट्स में पेमेंट करेगा, ठीक है, गॉट इट। अब इंडिया वाले के एंगल से सोचो, होम करेंसी, इंडियन वाले के लिए होम करेंसी रुपया, वो 1 यूनिट में कोटेड है। तो अगर फॉरेन करेंसी 1 यूनिट में कोटेड है तो डायरेक्ट कोट, अगर होम करेंसी 1 यूनिट, 1 यूनिट, वन रुपीज 1 यूनिट में अगर कोटेड है तो वो हो गया इनडायरेक्ट कोट, ठीक है, सिंपल। होम करेंसी 1 यूनिट में अगर कोटेड है दैट इज इनडायरेक्ट कोट, एंड देन डायरेक्ट कोट अगर फॉरेन करेंसी 1 यूनिट में। तो अगर कन्वर्जन करना है, मान लो आपको डायरेक्ट कोड प्रोवाइड कर दिया जाए और आपको इनडायरेक्ट करना है, ठीक है, तो बहुत सिंपल रूल है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सिंपली डिवाइड करना है आपको तो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक। चलो, सो डायरेक्ट कोट है $1 इज इक्वल टू ₹80। तो इनडायरेक्ट कोट क्या बना, कुछ भी नहीं, आपको ये जो $1 है उसको डिवाइड कर देना है ये 80 से, आपको मिल जाएगा। अगर वैसे देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, सोच के देखो, मैथमेटिकली सोच के देखो। सो $1 इज इक्वल टू ₹80 था, ठीक है। तो हमने इसको भी 80 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 80 से डिवाइड कर दिया, ये 80 गया तो ये 1 बन जाएगा, एंड ये 1 डिवाइडेड बाई 80 बन जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 80 0.0125 ऐसा कुछ था, ₹1, ठीक है। सो रूल ये बना, डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई इनडायरेक्ट कोट, और इनडायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डायरेक्ट कोट, ठीक है। एग्जाम में आपको जो सिनारियो दिया हुआ है उस सिनारियो के हिसाब से चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। देयर इज नो ब्लैंकेट रूल की बस ऐसा ही करना है, मतलब ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है आईसीएआई की तरफ से कि नहीं हम तो ऐसा ही पूछेंगे, हम डायरेक्ट में पूछेंगे, हम इनडायरेक्ट में नहीं पूछेंगे। जैसा भी प्रोवाइड किया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको डील करेंगे। एंड आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि ये जो पोर्शन है ना, ये अभी नहीं डिस्कस करें हम लोग, हमने सिर्फ अभी डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड क्या होता है उसको डिस्कस किया हुआ है। जब जब एग्जाम्पल वैसा आएगा और जब जब हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड को, उस टाइम पे जब मैं समझाऊंगा तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड। अब इसके साथ में एक बार थोड़े से करेंसी कोटेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। करेंसी कोटेशंस, सो यूएसडी आपने देखा होगा ना कि यूएसडी होता है, डॉलर को बोलते हैं, फिर रुपीस को आईएनआर बोलते हैं, है ना। अगर पाउंड को देखो तो जीबीपी बोलते हैं, अगर आप सिंगापुर डॉलर को देखो तो एसजीडी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देखो तो एयूडी बोलते हैं, है ना, एयूडी। कि ये नॉमेनक्लेचर बोलते हैं इसको, कि कैसा नाम रखा गया उस करेंसी का नाम, दिस इज नेम ऑफ करेंसी, ठीक है। सो ये जो नेम ऑफ करेंसी है ये पूरी लिस्ट है ऐसी, आप किसी भी कंट्री का देखो तो आपको वो नाम मिल जाएगा उसका। ये नॉमेनक्लेचर मतलब इसकी बुआ कौन है, तो नाम बुआ रखते हैं ना, ठीक है। तो इसकी बुआ कौन है, तो एक आईएसओ है, ठीक है, आई गेस 2701 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आईएसओ 2701 हो सकता है मैं गलत हूँ। सो ये आईएसओ डिफाइन करता है
कि करेंसी के नाम कैसे कैसे रखे जाएंगे, ठीक है। उस आईएसओ के रूल के हिसाब से पहले दो वर्ड्स, पहले दो अल्फाबेट्स, नॉट वर्ड्स, पहले दो अल्फाबेट्स एंड लास्ट का अल्फाबेट, ठीक है, इनके अपने मीनिंग है। पहले दो अल्फाबेट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री का नेम एंड लास्ट का अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है करेंसी का नेम, ठीक है। कंट्री का नेम पहले दो अल्फाबेट, करेंसी का नेम लास्ट का अल्फाबेट। यूएसडी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, आईएनआर इंडिया, आईएन इंडिया रुपीज, इंडियन रुपीज। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पहले दो वर्ड्स पाउंड। एसजी सिंगापुर डॉलर, ऑस्ट्रेलिया एयू डॉलर्स, ठीक है। सो इसी तरीके से आप डिकोड कर सकते हो। जेपीवाई होता है जापानीज येन, ठीक है। वैसे ही और क्या होगा, और भी होगा बहुत सारे, है ना, अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये एक तरीका है। तो जेपीवाई में जापानीज येन, ठीक है। अब आपको ये सारे ना करेंसी के रेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, एज सच एक बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर आप याद करके रख सकते हो, ठीक है। अब ये हमने यहां पे देखा था $1 इज इक्वल टू ₹80, ठीक है। अब इसको अगर आप फॉर्मल इस तरीके से लिखो तो ये ऐसा हो जाएगा INR 80, ठीक है। अब लिखते वक्त इसको USD INR इज इक्वल टू 80 ऐसा भी लिखा जा सकता है। INR USD 80 ऐसा भी लिखा जा सकता है। INR पर USD ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये एग्जाम के एंगल से हो गया, ठीक। अब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लिखने वाले का जैसी जो श्रद्धा, और ये अपने आईसीआई वाले को ही प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ठीक है। इंटरनेशनल एग्जाम में भी क्या है ना, वो बहुत वो ये चीजें ना थोड़ी कंट्री स्पेसिफिक है कि आईएनआर यूएसडी वर्सेस यूएसडी आईएनआर, इसको किसको क्या बोलना है, ठीक है। अगर यूएस कन्वेंशन की बात करें तो यूएसडी आईएनआर का मतलब होता है 1 यूएसडी इज इक्वल टू हाउ मेनी आईएनआर। तो ये 1 यूएसडी का कोटेशन है, 1 यूएसडी का कोटेशन है, ठीक है। इसी का अल्टरनेट कोटेशन ये भी हो सकता है कि INR पर यूएसडी, पर का मतलब हो गया 1 यूएसडी पर यूएसडी, ठीक है। और INR USD का मतलब हुआ 1 INR इज इक्वल टू हाउ मेनी USD, जो हम जानते हैं 0.0125, लाइक दिस, ठीक है। सो ये हो गया रियल लाइफ सिनारियो, ये हो गया एग्जाम का सिनारियो कि कुछ भी हो सकता है। तो स्पेसिफिकली दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो होती है ना उसमें दिया रहता है, लेकिन अगर मान लो नहीं दिया हुआ तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1 यूनिट कौन सा है, 1 यूनिट क्या यूएसडी है या 1 यूनिट आईएनआर है। और ये पूरा डिसीजन मेकर होता है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। मान लो आपको ऐसा लिख के दिया है यूएसडी INR इज इक्वल टू 0.0125, या ऐसा लिख के दिया है यूएसडी, सॉरी, अगर आपको ऐसा लिख के दे दिया है INR USD इज इक्वल टू 0.0125, अगर ऐसा दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, एक यूएसडी की कीमत है नहीं। तो यहां पे अपना लॉजिक अप्लाई करना है। हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक यूएसडी में इतने कम आईएनआर नहीं होते, एक यूएसडी में तो 80 आईएनआर होते हैं। मतलब ये जो रेट दिया हुआ है ये कंफर्मली 100% कंफर्म तरीके से बता सकते हैं कि ये जो रेट है ये $1 का रेट, ₹1 का रेट है, ठीक है। हम ये कंफर्म तरीके से बता सकते हैं कि ये ₹1 का रेट है। गॉट इट। सो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको चीजें समझ के चलनी है। तो ये कैसा है ना, धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे, आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये सारी चीजें स्मूथ आउट हो जाएगी। बहुत ज्यादा इसमें आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये इनिशियल लेवल फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, वो फ्रिक्शन है ये। ओके, चलो। सो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक ठीक है। अगले सेशन में हमें कुछ चीजें देखनी है, उसके पहले एक और जस्ट एक
अपने करिकुलम से रिलेटेड नहीं है, बट डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं इससे। सो ये जो पूरा का पूरा करेंसी का रेट है, अभी हमने देखा ना करेंसी ऊपर गई नीचे गई, फ्लक्चुएशन, ये 80 हो गया, ये 70 हो गया, $1 की कीमत इन रुपीज टर्म्स। सो ये ऐसा होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? सो द रीजन इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। तो क्या होता है, मान लो अगर डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ गई, तो जिसकी डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। अगर डॉलर की डिमांड घट गई तो उसकी प्राइस कम होगी। अगर डॉलर का सप्लाई बढ़ गया तो उसकी प्राइस घटेगी। अगर डॉलर का सप्लाई कम हो गया तो उसकी प्राइस क्या होगी? अगर डॉलर का सप्लाई बढ़ गया तो कम होगी प्राइस डॉलर की, और अगर डॉलर का सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस घट गया, सॉरी डॉलर का सप्लाई अगर घट गया तो डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल को समझते हैं। ये है इंडिया और ये है यूएसए। ठीक है, कोविड टाइम पीरियड इमेजिन करो, जब यूएस से बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गए थे। अभी आपने सुना होगा ना, रिवर्सल शुरू हो गया, यूएस के जो इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा वापस लेके यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं उसका एग्जांपल लेके चलता हूं। सो हम लोग पहला वो वाला फेज इमेजिन करते हैं। सो यूएस से लाखों करोड़ों डॉलर लेके इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं। तो वो इंडिया में क्या कर रहे होंगे? तो वो इंडिया में, क्योंकि वो इंडिया में डायरेक्टली डॉलर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको रुपया चाहिए, तो उन्होंने इंडिया में डॉलर प्रोवाइड किया होगा। मैं यहां पे $1,00,000 लेके चल रहा हूं, इमेजिन करो जस्ट। ठीक है, ये $1,00,000 प्रोवाइड किया होगा, दैट इज सप्लाई किया होगा, एंड उसके अगेंस्ट में रुपया मांगा होगा, रुपीज डिमांड किया होगा। सप्लाई किया डॉलर का, डिमांड किया रुपया, तो रुपए की डिमांड बढ़ी, डॉलर का सप्लाई बढ़ा। तो डॉलर का अगर सप्लाई बढ़ रहा है एक बहुत ही एम्पल स्पीड से, अगर डॉलर का सप्लाई बढ़ रहा है तो डॉलर बहुत हो गया, तो सप्लाई बढ़ने से डॉलर की जो प्राइस है वो घट जाएगी। सिंपल। सो डॉलर की प्राइसेस जो है वो कम कम होने लग जाएगी। अब प्रोसेस जो है वो रिवर्स शुरू हो गया है। रिवर्स मतलब 2022 में इन्वेस्टर्स वापस जाने लग गए, वहां पे बॉन्ड ने अच्छा पेमेंट करना शुरू कर दिया, बॉन्ड के जो कूपन्स थे, जो सॉरी बॉन्ड का जो यील्ड था वो बढ़ गया। सो अब ये जो है ये वापस जाने लग गए इन्वेस्टर्स। तो अब क्या कर रहे हैं, वो इंडिया में जो बैंकर्स बैठे हुए हैं उनको बोल रहे कि हमको डॉलर दो। डॉलर की डिमांड बढ़ा दी उन्होंने, हमको डॉलर दो, ये रुपया हमने जो इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है हम विड्रॉ कर रहे हैं, ये रुपया तुम रखो, हमको डॉलर दो। तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से रुपए की, आप देख रहे हैं ना, रुपए की कीमत घट रही है, डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है, रुपया वीक होते जा रहा है। तो क्योंकि अब उन्होंने डिमांड बढ़ा दी है, डॉलर की डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि वो विड्रॉ कर करके लेके जा रहे थे। विड्रॉ का प्रोसेस क्या होगा, रुपया निकाला, इंडिया में जो एक्सचेंज प्रोवाइड करने वाले उनको रुपया दिया और डॉलर खरीदा। जब कोई डॉलर बाय करेगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जो ये डिमांड बढ़ी है, ये रीजन है कि डॉलर इन्फ्लेट कर, मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपया वीक हो रहा है। तो जब रुपया सप्लाई किया तो रुपए का सप्लाई बढ़ गया, राइट, एंड डॉलर की डिमांड बढ़ गई। सो ये एक था बेसिक इकोनॉमिक्स का लेसन, डिमांड एंड सप्लाई एंड करेंसी का फ्लक्चुएशन। क्योंकि हम फॉरेक्स डिस्कस कर रहे हैं, फॉरेक्स जो एक पार्ट है ना पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है इसमें, बट हमारे अनफॉर्चुनेटली करिकुलम का पार्ट नहीं है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा टच नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि ये करंटली अपने मार्केट में, अपनी इकोनॉमी में ये सब एक्टिविटीज़ हो रही है, तो मैंने समझा कि आपको बताना सही रहेगा। ओके, सो ठीक है, चलो। सो आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर सेशन। अगले सेशन में हम लोग हमारा जो एक्चुअल डिस्कशन है, जो जिसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं, वो सेशन शुरू कर देंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डेली का सेशन अपलोड करेंगे। एंड आई होप अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो मेक श्योर यू लाइक इट, यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन लेक्चर नंबर 2। याद से देखना, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बाय बाय।